नमस्ते दोस्तों, मैं कनिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अपकमिंग फिज़िक्स शिक्षक पर। आज मैं आप सबके साथ जो है साइकोलॉजी के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके टेट एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या हर बार ही जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज वो टॉपिक है आपके वाइगॉत्स्की की एक डेवलपमेंटल थ्योरी और एक हम पढ़ेंगे कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, देखिए वाइगॉत्स्की के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो वो उन्होंने जो है ये जो थ्योरी दी है डेवलपमेंटल थ्योरी, ये डेवलपमेंट है सोशल और कल्चर डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। इन्होंने 2 बुक्स दी हैं, इन दोनों बुक्स के मैंने नाम यहाँ लिख दिए हैं। पहली है लैंग्वेज एंड थॉट्स एंड प्ले ऑन इट्स रोल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। ये बुक्स जो है इन्होंने लिखी हैं, और बाकी ये क्या है, इन्होंने जो है सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। आप लोगों को ये पॉइंट आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर इन्होंने जो मेन काम किया वो किस पर काम किया सबसे ज़्यादा, तो वाइगॉत्स्की का जो काम था आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उनका एक स्कूल था। वाइगॉत्स्की का क्या था, एक स्कूल था जिसे हम SCL से याद रख सकते हैं। S4 आपकी उस वहाँ पर क्या हो रही थी, सोशल इंटरेक्शन भी थी। स्कूल के अंदर बच्चों की सोशल इंटरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों की सोशल इंटरेक्शन होती है, वो अपने कल्चर या डिफरेंट कल्चर को भी जानते हैं, और यहाँ जो है वो क्या है, लैंग्वेज से भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वाइगोत्स्की ने काम किया था। पहला है आपका सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है कल्चर और तीसरा है लैंग्वेज। तो ये तीनों चीज़ें जो है वाइगोत्स्की के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब क्या है, हमारे पास वाइगॉत्स्की की थ्योरी के अंदर जो है कुछ एक वर्ड्स हमें दिखने को मिलते हैं, जैसे LAD होता है और LPD होता है। ये वर्ड्स जो है वाइगॉत्स्की की थ्योरी के हैं। इनकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल। लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी, आपकी खुद की क्षमता कितनी है। ठीक है, किसी भी काम करने की। तो कोई भी काम करने की जो आपकी क्षमता है वो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है, कि आप कितना पोटेंशियल होल्ड करते हैं अपने अंदर। मान लीजिए आपके अंदर एक किसी चीज़ को लेके आपके पास जो नॉलेज है वो सिर्फ 10% है, और आप उस चीज़ को 100% लेकर जाना चाहते हैं। तो अब जब 100% तक आप उसको ले जाना चाहते हैं, तो वो 100% आपका है पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि आपका सबसे ज़्यादा या अधिकतम जो लेवल है आपका वहाँ पहुँचने का वो कितना है, वो LPD है, यानी कि लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है। अब जो डिफरेंस होता है आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच में और आपका लेवल ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल के बीच में, या फिर आप बात करें LPD यानी कि लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में, तो वो जो डिफरेंस होता है या वो जो एरिया होता है उसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD। ये भी वर्ड जो है वाइगॉत्स्की की थ्योरी में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं या क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरीके से ZPD लिखा आता है या LAD लिखा आता है। LPD भी जो है एक आधी बार आप क्वेश्चन पेपर चेकआउट करेंगे स्टेट का तो वहाँ आपको मिलेगा। तो वहाँ क्या है, एक्चुअल पोटेंशियल होता है कि आपकी खुद की कितनी क्षमता है किसी काम को करने की, और दूसरा आता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। दूसरा पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है कि आप कितना, मतलब आपके अंदर जो क्षमता है, आपका अधिकतम जो लेवल है उस चीज़ को करने का, तो वो क्या है, वो आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, LPD जिसको बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं वाइगॉत्स्की के कॉन्सेप्ट कह लीजिए या स्टेप्स कह लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है मेनली ये कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं। तो जो मैंने आपको ऊपर LAD बताया, LPD बताया, ZPD बताया, वो तीनों ही क्या है, इसके कॉन्सेप्ट आते हैं बेसिकली। ये तीनों वर्ड्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। तो LAD बता दिया आपको, एक्चुअल डेवलपमेंट आपकी कितनी है, मतलब आपका एक्चुअल विकसित आपका कितना स्तर हो चुका है, वो आपका LAD है। आप कितना कर सकते हो, आपका वो पोटेंशियल कितना है, तो वो LPD में काउंट होता है। और उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपका ZPD कहलाता है। ठीक है, आपने जो क्षेत्र तैयार करा है या बीच का जो आप क्षेत्र है वो क्या कहते हैं, उसको ZPD बोलते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ZPD एरिया है वो हमेशा परमानेंट रहता है। परमानेंट रहने का मतलब है, जैसे आपने क्या किया, आपने कोई भी काम किया, आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि आप बाद में ही सोचने लगते हैं कि काश मैं किसी और से कुछ थोड़ी हेल्प ले लेता, कि मेरा और पोटेंशियल था, मैं और अच्छा कर लेता। तो डेफिनेटली आपके एक्चुअल डेवलपमेंट के पोटेंशियल के अंदर और आपका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है उन दोनों के अंदर हमेशा एक डिफरेंस रहता है, एक एरिया रहता है जिसको आप कवर अप करना चाहते हैं। वो एरिया ही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जो हमेशा दूसरों की मदद से ही पूरा हो पाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब जो दूसरे आपकी मदद करने आएंगे, ठीक है, अब मान लो कोई, आपने क्या किया, आपको कोई क्वेश्चन था या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना था, तो वो आपने खुद से पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आया, बाकी आपने सोचा कि मैं किसी और से जो है
मदद ले लेता हूँ अपने से बड़े से, मदद ले लेता हूँ उस चीज़ को और कंप्लीट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। तो आप क्या करेंगे, वो जो आपने अब जो एरिया सेटअप किया है वो तो आपका ज़ेडपीडी हो गया, लेकिन अब जो आपका मोर नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब आपसे जो ज़्यादा जानकारी रखता है, जब वो इंसान आपको गाइडेंस देगा, तो वो जिस प्रोसेस से देगा उस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये 2 वर्ड्स आते हैं जो बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास होता है कि एक ज़ेडपीडी होता है, एक आपके पास में होता है स्कैफोल्डिंग। ज़ेडपीडी तो वो एरिया होता है जो एरिया आपने आपके एक्चुअल पोटेंशियल और आपके पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में है। लेकिन उस प्रोसेस से जिस प्रोसेस से आप उस एरिया को कवर अप कर रहे हैं या आप वो चीज़ सीख रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो यहाँ लिखा है जो समझाने की प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो आपका स्कैफोल्डिंग होता है। ये आपकी टाइम टू टाइम एक हेल्प मिलती रहती है। जैसे मान लीजिए अभी आपका कोई एग्ज़ाम आएगा, तो आप कोई जो है वीडियो सर्च आउट करना शुरू करेंगे या कुछ पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लाइफ टाइम उस चीज़ को देखते रहेंगे कि उस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो एग्ज़ाम आएगा आप तैयारी शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद में आपको नीड नहीं होगी तो आप उस तैयारी को बंद कर देंगे। तो वो जो प्रोसेस जो आपकी हेल्प कर रही है, वो प्रोसेस आपकी एक टेम्परेरी प्रोसेस है, वो आपको लाइफ टाइम नहीं चाहिए। तो एक टाइम टू टाइम हेल्प होती है वो आपकी। तो इसलिए ये जो स्कैफोल्डिंग होती है ये हमेशा टेम्परेरी होती है। ठीक है, ये हमेशा क्या होती है? टेम्परेरी होती है। अब हम बात कर रहे थे जो गाइडेंस आपको जो देगा इंसान, वो आपका कहलाता है एमकेओ। ये वर्ड भी वहाँ बहुत बार लिखा होता है एग्जाम में, एमकेओ। एमकेओ क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर होता है। मतलब एक ऐसा पर्सन, आपसे जो बड़े लोग होते हैं जिनको आपसे ज़्यादा जानकारी होती है, उन्हीं को ही बेसिकली मोर नॉलेजेबल अदर बोला जाता है। ज़रूरी नहीं आपसे बड़े हो सकता है आप किसी छोटे से भी वो चीज़ सीख सकते हैं। मतलब जिसको भी आपसे ज़्यादा जानकारी है वो एमकेओ होता है और वो आपकी हेल्प करता है। और जिस प्रोसेस से वो हेल्प करता है वो प्रोसेस आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि वाइगोत्स्की ने किस किस पे काम किया है। वाइगोत्स्की का स्कूल था जिसमें सोशल इंटरेक्शन आती है, कल्चर आता है और लैंग्वेज आती है। ये 3 एस्पेक्ट्स किसके हैं? वाइगोत्स्की के हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कई बार क्या होता है जो वाइगोत्स्की है उसने रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि पारस्परिक जो काम आप कर रहे हैं, जो पारस्परिक शिक्षण हो रहा है, उस पर भी काम किया था। ये भी पूछा जाता है, रेसिप्रोकल टीचिंग जो है वो आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी से ही जुड़ा हुआ है। रेसिप्रोकल टीचिंग का क्या मतलब है? अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ या सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो एक दूसरे के साथ मिलकर जो आप इंटरेक्शन के साथ शिक्षण करते हैं या टीचिंग करते हैं, अंत्यक्रिया का मतलब है इंग्लिश में इंटरेक्शन। जो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो आप टीचिंग कर रहे हैं इंटरेक्ट करके, वही आपकी क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग है। मतलब एक दूसरे, मतलब दोनों लोगों की जो है वहाँ पे क्या है, बिल्कुल दोनों ही एक्टिव हैं, कोई पैसिव नहीं है, दोनों अंत्यक्रिया करके इंटरेक्शन करके जो है प्रॉपर टीचिंग कर रहे हैं, तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है एक तरीके से। अब वाइगोत्स्की ने जो है स्पीच भी दी है, वो 3 तरीके की स्पीच दी थी उन्होंने। अगर जिसने पढ़ा है, बीएड में भी ये था, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 तरीके की उन्होंने स्पीच दी थी। एक होती है सोशल स्पीच, एक होती है आपकी इनर स्पीच और एक होती है प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच होती है जो आप आम बोलचाल, जो भाषा आपकी जो समाज में आप करते हैं, वो आपकी सोशल स्पीच कहलाती है। इनर स्पीच होती है जो आप, इनर मतलब अंदर, तो आप जो अपने अंदर ही अंदर आप जो बातचीत करते रहते हैं, खुद के अंदर विचार आते रहते हैं, मतलब किसी को सुनाई नहीं देता, सामने कोई सुन नहीं पा रहा है, पर आप क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जो है सोचते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर खुद से बातचीत कर रहे हैं। तो वो आपकी क्या होती है? इनर स्पीच होती है, जिसे हम लोग साइलेंट स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से इसमें ये आप कह सकते हैं कि साउंडलेस होती है, मतलब इसके अंदर जो है आवाज़ नहीं होती है, कोई दूसरा नहीं सुन पाता है और अंदर ही अंदर आप जो है खुद को क्या करते रहते हैं, किसी चीज़ के लिए आप सोचते हैं कि क्या मेरे को ये करना चाहिए, अंदर ही अंदर सोचा, फिर आपने कहा हाँ इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप खुद को गाइड कर रहे हैं, पर साउंडलेस स्पीच होती है ये। नेक्स्ट आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच होती है जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई मतलब 2 साल का बच्चा लगा लीजिए, कुछ भी है, या हम खुद भी कई बार ऐसा करते हैं कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हम खड़े खड़े खुद से बोल रहे होते हैं कि नहीं हमें ये कर लेना चाहिए, ये ऐसे करते तो ठीक होता, ऐसा करते तो ठीक होता। प्राइवेट स्पीच का क्या मतलब हुआ कि खुद ही, मतलब आप बड़बड़ करके बोलते जा रहे हैं या खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद बोल रहे हैं पर वो दूसरे को भी सुनाई दे रहा है। आप बोल रहे हैं एग्जैक्ट, आप बिल्कुल जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे आप खुद से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे को भी सुनेगा, तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाती है। ये प्राइवेट स्पीच का ही दूसरा नाम जो है ईगो सेंट्रिक स्पीच भी है। ठीक है, इसी को ईगो सेंट्रिक स्पीच भी बोला जाता है। तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग में स्टेप्स आप कैसे याद रख सकते हैं? अब रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर 4 स्टेप्स हैं। देखिए ये 4 स्टेप्स आप कैसे याद रखेंगे? तो इसके अंदर है, सबसे पहले आपने मान लीजिए प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन का मतलब है, मान लीजिए आपने आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखने पे आपने देखा कि बादल आ गए, तो अब आपने सोचा कि हाँ आज तो बारिश हो सकती है, आपने प्रिडिक्शन किया। ठीक है, बारिश होने की संभावना है, ये आपने प्रिडिक्ट कर लिया।
तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर बारिश आ गई तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, तो यानी कि आपने खुद से क्वेश्चनिंग कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब बारिश आ गई, अब फिर फटाफट से क्या करेंगे, अपने फ़ोन को देखेंगे। फ़ोन में क्या होगा, आपका वेदर आप वहाँ चेक करेंगे कि हाँ, आपने क्लैरिफाई कर लिया कि हाँ, बादल दिख रहे हैं तो बारिश आ भी सकती है और नहीं भी है, तो आपने वहाँ पे क्लैरिफाई करी अपने फ़ोन से, ठीक है। क्लैरिफाई करके आपने उस लास्ट में उस चीज़ को जो है वो समराइज़ कर लिया कि हाँ, वेदर दिखा रहा है कि मतलब आपको एक क्लैरिफाई करके एक आंसर मिल गया और आप लास्ट में आप उसको समराइज़ कर लेंगे। मतलब एक समझने का तरीका है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया किसी चीज़ को। प्रिडिक्ट करने पे आपके एकदम से क्या हुआ, रैंडमली माइंड में क्वेश्चन अराइज़ हुआ। क्वेश्चन अराइज़ करके आपने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई करके लास्ट में आपने उसको समराइज़ कर दिया। ठीक है? तो ये थे आपके रेसिप्रोकल टीचिंग के स्टेप्स और ये थी वाइगोत्स्की की थ्योरी। इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अब हम बात करते हैं कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की। देखिए, मॉरल का मतलब आप जानते हैं नैतिकता, इसको हिंदी में बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो सबसे पहले पियाजे ने दिया था। मतलब कॉलबर्ग से भी पहले जो है पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को दिया था, लेकिन इसने दिया था 1932 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है कॉलबर्ग आया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन जनरली आपने क्या पढ़ा है कि कॉलबर्ग के बारे में ही पढ़ा है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो पियाजे ने, कॉलबर्ग ने और एक हैविंगहर्स्ट की भी जो है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आती है, तो बेसिकली इन सब ने काम किया है आपके मॉरल डेवलपमेंट पर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे वो आपके कॉलबर्ग ही थे। और आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो वो पियाजे ने दी थी। ठीक है, लेकिन बाकी इस पर काम करने वाले ये सभी थे, आपके पियाजे भी थे, आपके कॉलबर्ग भी थे और हैविंगहर्स्ट भी थे। इन सभी ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पर काम किया है। लेकिन पॉपुलर कौन हुए, कॉलबर्ग हुए, और सबसे पहले किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। एक आपने हिंस डायलेमा के बारे में पढ़ा होगा। हिंस कह लीजिए, हनीस कह लीजिए, मतलब इसके अलग अलग नाम हैं। तो हिंस डायलेमा बेसिकली हम इसको बोलते हैं। हिंस डायलेमा ये बिल्कुल एक तरीके से जो है एक ऐसे दुविधा थी एक आदमी के लिए, जहाँ उसकी वाइफ जो है एक कैंसर की बीमारी से जो है वो पीड़ित थी। तो उसको क्या था कि उसको जो है दवाई की ज़रूरत थी। तो उन्होंने जो है बाहर केमिस्ट के पास गए वो दवाई लेने के लिए। तो उस दवाई का जो है उन्होंने जो मूल्य बताया वो इतना ज़्यादा था कि अब वो दवाई वो ले भी नहीं सकते थे, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए उस दवाई को जो है चोरी करके वो अपनी वाइफ़ के लिए लेकर आ जाते हैं। तो इसके बाद जो है कॉलबर्ग ने क्या किया, मतलब अलग-अलग जो मतलब उन्होंने क्या किया कि इसके बाद कॉलबर्ग ने क्या किया कि उन्होंने जो है डिफरेंट एज ग्रुप के जो है बच्चे थे, मेनली वो बॉयज़ थे। तो उन्होंने इस एज ग्रुप के जो है कुछ एज ग्रुप के बच्चे लिए उनसे इंटरव्यू किया, या आप ये पूछ सकते हैं कि उनसे पूछा कि क्या उस शख्स ने जो है ये सही किया है, गलत किया, चोरी करना सही था या गलत था? आपकी नज़रों में ऐसा क्या है? तो उन्होंने इस तरीके से उनसे जो है उनके बारे में पूछा और उनके जो है विचारों को समझने की कोशिश करी। तो इसके बाद जो है उस बेसिस पे उन्होंने जो है एक तरीके से मेन जो थ्योरी स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है कि उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे और उन लेवल्स के अंदर 2-2 उनकी जो है सब स्टेजेस दी थी। ठीक है? अब हम उन लेवल्स और सब स्टेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले है क्या चीज़ हमारे पास? तो कॉलबर्ग ने जो है हमारे पास 6 सब स्टेजेस दिए थे और 6 स्टेजेस थी और 3 डिफरेंट लेवल्स थे हमारे पास। जो 3 डिफरेंट लेवल्स थे वो पहला था प्री कन्वेंशनल लेवल, देन था कन्वेंशनल लेवल और फिर हमारे पास आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जो कन्वेंशनल लेवल होते हैं इसके अंदर फर्दर हमारे पास क्या है, 2 स्टेजेस आती हैं, जिसमें हम लोग पहला स्टेज है अवॉइडिंग पनिशमेंट या एमिंग एट रिवॉर्ड हमारे पास हो जाता है। जो कन्वेंशनल लेवल है उसके अंदर गुड बॉय गुड गर्ल का एटीट्यूड वाली स्टेज आती है एंड लॉ एंड ऑर्डर, लॉयल्टी होती है इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, और जो थर्ड लेवल आता है हमारे पास वो है हमारा जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ या फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स, इस तरीके से इनके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ है हमारे पास ये जो लेवल है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म के लिए है एक तरीके से। दूसरा है मोरल रियलिज्म और तीसरा है हमारा मोरलिटी कॉपरेशन या फिर सेल्फ चूजन मोरलिटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्री कन्वेंशनल लेवल की। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो सबसे पहली स्टेज आती है वो होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ये एज ग्रुप जो है 4 to 10 के लिए भी हो सकता है, 4 to 9 के लिए भी हो सकता है, दोनों एज ग्रुप आ जाते हैं एग्जाम में। इनमें जो हमारे पास मोरालिटी होती है वो एक्सटर्नल होती है बेसिकली। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई घर में जो है चीज़ तोड़ दी, ठीक है, तो अब आपको क्या पड़ा, थप्पड़ पड़ा मम्मी से। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप जो है क्या करेंगे, उस चीज़ को नहीं, उसकी चीज़ के पास भी नहीं जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे ये सज़ा मिल सकती है, मुझे थप्पड़ पड़ सकता है, तो मुझे ये काम नहीं करना है। तो ये पहली स्टेज के अंदर आता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है आपको आपकी कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसके और भी अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आपका प्री ट्रेडिशनल स्टेज कह लीजिए इसको। मैकेनिकल रिलेटिविटी भी यही कहलाता है। पर्सन सेंटर्ड होती है। ईगो सेंट्रिज्म हो गया।
ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म है ये। उसके बाद मतलब हमारे लिए टिट फॉर टैट की स्टेज भी यही कहलाती है। इंडिविजुअलिटी एंड एक्सचेंज, ये भी जो है इसी का ही दूसरा नाम है, और ये क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको इस नाम से भी मिल जाती है स्टेज। तो इंडिविजुअलिटी एंड एक्सचेंज और सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज, इसमें क्या होता है कि आप जो है टिट फॉर टैट से देखिए, आप यहाँ से ही समझ सकते हैं टिट फॉर टैट की स्टेज का क्या मतलब है। कि मान लीजिए आपने किसी को अपने क्लास स्कूल टाइम में कोई पेंसिल दी होगी, तो बदले में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिया होगा। तो ये वाली स्टेज ही जो है वो आपकी क्या कहलाती है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन स्टेज कहलाती है। इसका और नाम भी है, इसको इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि आपस में वही एक दूसरे से इंतरक्रिया करके, यानी कि आपने किसी चीज़ के लिए कोई काम किया, किसी इंसान के लिए कोई काम किया, तो बदले में आप भी उससे अपना कोई काम करवा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली टिट फॉर टैट की स्टेज आ रही है। यानी कि सर्विंग ईच अदर्स वेलफेयर, मतलब आप एक दूसरे के लिए जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कहने का मतलब है। इसमें जो मोटिवेशन और जो आपका बिहेवियर होता है वो दोनों ही एक्सटर्नल होते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि अगर आपको कोई मोटिवेशन मिल रहा है तो वो भी बाहरी होगा, और जो आपका बिहेवियर है वो भी बाहरी क्रिया पे ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आती है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज जो है वो आपने पीछे 4 से 10 या 4 से 9 ईयर के बच्चे के लिए बात करी थी। अब आगे जो स्टेज है वो 9 से 13 या 10 से 13 साल के बच्चों के लिए होती है। मेनली जो है कॉलबर्ग ने 10 से मतलब 16 साल तक के बच्चों पर काम किया था। इसमें क्या होता है, हमारे पास कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो है 2 स्टेजेस जो आती हैं हमारे पास में, वो है, एक तो है आपके पास गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये आपकी स्टेज का नाम है। मैंने इसके अंदर क्या होता है कि गुड बॉय और गुड गर्ल का जो एटीट्यूड है वो वाली स्टेज ये होती है। गुड बॉय गुड गर्ल का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने क्लासरूम में कोई अच्छा काम किया और टीचर जो उस चीज़ से बहुत खुश हो गई, तो आपको जो एक तरीके से अप्रिशिएशन मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज हो गई। यानी फिर घर पे आपने कुछ ऐसा अच्छा किया कि हाँ भाई, इससे अच्छा बच्चा कोई हो ही नहीं सकता, इस तरीके का जो अप्रिशिएशन बच्चे को मिलता है, तो उसके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है, वो गुड गर्ल और गुड बॉय वाला एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है। तो यही आपकी कौन सी स्टेज होती है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली। नेक्स्ट जो है इसके अंदर है वो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर का क्या मतलब है, आप इसमें नियम और कानून के लिए जो है अपने आप को नॉलेज, मतलब उसमें अपने आप जो है आपके अंदर नॉलेज रहती है नियम और कानून के लिए। ठीक है, या फिर इस स्टेजेस के फर्दर नेम जो है वो है आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, लो एंड ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर एंड लो होता है हमारे पास। क्या है, सोशल ऑर्डर एंड लो होता है हमारे पास। अब जो लास्ट लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल एज नहीं स्टेज। ठीक है, तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर जो 2 सब स्टेजेस आती हैं हमारे पास, ये जो लास्ट लेवल है हमारा, थर्ड लेवल है ये कॉलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी का। इसमें जो 2 सब स्टेजेस आती है वो है, एक तो सोशल कनेक्शनिज्म कह लीजिए, सोशल कनेक्शनिज्म कह लीजिए, या फिर सोशल कनेक्टिविटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों ही नाम इस स्टेज के हैं। ठीक है, एक आता है यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो स्टेज है ये हमारी लास्ट स्टेज है, या फिर ये जो यूनिवर्सल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी यही है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सोशल कनेक्शनिज्म होता है, इसका मतलब आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि कनेक्शन जो है सोसाइटी के साथ जुड़ता रहता है, यानी कि समाज की जो रूढ़िवादी है जो सोच है उसको हम फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि परिवार, मतलब हम जो है हमारे अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लेकर आते हैं, जैसा समाज कह रहा है वैसा वैसा करते हैं बिल्कुल। तो ये है सोशल कनेक्शनिज्म। और जो लास्ट है हमारा यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल, या फिर स्टेज ऑफ कॉन्साइंस भी हम इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जो है सही और गलत की पहचान तो होती है, सही गलत की पहचान इसके अंदर भी होती है सोशल कनेक्शनिज्म में, लेकिन इसमें हम लोग अपने हिसाब से, अगर मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है तो हम चेंज नहीं लेके आ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम चेंज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो यही क्या है, हमारी यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल है, जिसमें हम लोग अपने हिसाब से अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसमें हम चेंज लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कह लीजिए आप लोग, स्टेज तो है नहीं, ये लेवल है। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो गया हमारे पास, और ये थी कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके जो है कुछ मतलब इसकी जो स्टूडेंट थी एक कैरोल ग्रेनेट, उन्होंने जो है इस थ्योरी की जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो उसने किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स दिए थे क्रिटिसाइज़ के, वो 2-3 पॉइंट ही हैं, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, और आई होप आप सबको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। सो इसे जो है रिवाइज़ कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।